जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐतिहासिक क्लास के अंदर। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर संविधान की संपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। आज हम ऐसे सवालों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप भविष्य में एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा कोई सा भी एक दिवसीय एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। 100% इस क्लास से अंदर से परीक्षा में सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो आपको याद करके रखना है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। तो आयरलैंड, यहां से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व। नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है आयरलैंड। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिया, अमेरिका से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है। तो आपको याद रखना है वो भी अमेरिका से ली गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं रूस, यहां से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। ये कहां से लिएगा, रूस से। अब दोस्तों मौलिक अधिकार की बात आई है तो आपको याद रखना है भाग 3। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में, भाग 3। और मौलिक कर्तव्य, इसका उल्लेख किस भाग में है। तो आपको याद रखना है भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है, सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है ये 30 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बताते हैं आपको कि क्या बनने के लिए कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए। 18 वर्ष, ये क्या है, वोट डालने की उम्र। वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 61वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष की गई थी। बात करते हैं 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। इसके अलावा अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। बात करते हैं दोस्तों 35 वर्ष को लेकर। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यानी कि राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। इतनी बातों को आप याद करके रखें। अगर दोस्तों आपको पंचायती का चुनाव लड़ना है, इन सब के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहा गया कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है। इसको मैंने अभी बताया है आपको। मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो आपको याद रखना है भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों इसको आप कैसे याद करेंगे, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, कार होती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों कहाँ से लिए गए, मैंने अभी आपको बताया था, ये रूस से लिए गए हैं। दोस्तों जिसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो आदमी रूठ जाता है, वो आदमी रूस जाता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। भाग 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपात अनुबंध। अगर आपसे कह दिया जाए आपात अनुबंध,
आपात अनुबंध, इसका उल्लेख किस भाग में? भाग 18 में दोस्तों आपात का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आपात की बात आई है तो आपको 3 आर्टिकल रट डालने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दोस्तों अनुच्छेद 352 और दोस्तों अनुच्छेद 356 और इसके अलावा अनुच्छेद 360। इतनी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 352 ये क्या है? ये दोस्तों राष्ट्रीय आपात होता है। अनुच्छेद 356 ये क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 ये होता है वित्तीय आपात। और दोस्तों अपने भारत देश में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा, इसको आप याद रखें। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो आपात लगेगा वो 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन है। और ये अनुच्छेद 360 में क्या है? ये वित्तीय आपात है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। ये चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपको याद कर लेना है 22 जुलाई 1947। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उद्देश्य प्रस्ताव, दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो आपको याद रखना 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, तो आपको याद रखना 22 जनवरी। इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया है? तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ है? तो आपको कहना है 13 दिसंबर 1946। इन दोनों सवालों को आप ध्यान में रखें। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 इसको क्या हुआ है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ पर एक डेट और महत्वपूर्ण है, कौन सी? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 ये डेट भी महत्वपूर्ण है। ये क्या है? स्वतंत्रता अधिनियम आया था, यानी कि दोस्तों फ्रीडम एक्ट कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। इस बात को भी आप याद रखें। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट करके बताएं कि ध्वज संहिता किस वर्ष की है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 53वां संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा? ये चारों संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों नागालैंड इसको अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आपको याद रखना है ये 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? तो आपको याद होगा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात करते हैं 56वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? तो आपको याद होगा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब का है? 1987 का है, आपको याद होगा। दोस्तों आपको बता दें 1961 में, कब? 1961 में गोवा को हमने पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा किसका उपनिवेश था? तो आपको याद रखना है गोवा जो है पुर्तगाल का उपनिवेश था। और दोस्तों 1961 में हमने इसको आज़ाद करा लिया था पुर्तगाल से, लेकिन इसको अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों दल बदल इससे संबंधित है। दल बदल का संबंध किससे? 10वीं अनुसूची
10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दल बदल से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुँचती रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें। यकीन माने आगामी परीक्षा में एक सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। पूरा संविधान की यात्रा आज आप करने वाले हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? यह एक ऐसा सवाल है जो सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। 1976, 1978, 1992, 2002। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी संज्ञा दी गई किसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दोस्तों मात्र एक बार संशोधन हुआ था। पहली बार संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो मैंने आपको कई बार नोट कराए हैं। समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 को हुआ था। और दोस्तों यहाँ से क्या पूछते हैं? तो आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों शिक्षा है, वन जीव है, माप तौल है। इनको दोस्तों संवर्धित सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको भी आप याद कर लें। इतने सवाल दोस्तों आपको यहाँ से याद होने चाहिए। बात करते हैं 1978। इसमें क्या हुआ था? तो आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? संपत्ति के जो अधिकार को विधिक अधिकार से निकालकर, मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब का है? 1978। और संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं 1992। इसको क्या हुआ था? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का? 1992। लेकिन लागू कब हुआ है? 1993 में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर होगा संविधान संशोधन। दोस्तों मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन होगा। बात करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये किस संविधान संशोधन में है? तो आपको याद रखना है 91वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये कब का है? 1992। 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में हमको सेलिब्रेट करते हैं। इसको आप याद रख लें। 61वां संविधान संशोधन, मैंने अभी आपको बताया था वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होगा। आप सब जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सवाल पूछा गया कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया?
42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा या 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब का है? ये 2002 वर्ष 2002 का है 11वां मौलिक कर्तव्य। सॉरी दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन। आपको याद होगा आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, लगाइएगा स्टार। दोस्तों ये कब का है? तो आपको नोट करके रखना है, ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इसको भी आप नोट करके रखें। और ये दोस्तों किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और जीएसटी तो आप दोस्तों आपको याद होगा किस समिति की सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति। अब आप कमेंट करके बताएं जीएसटी अपने भारत में कब लागू हुई थी? पूरी डेट आपको कमेंट में छाप कर बतानी है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी काउंसिल इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 279A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे केवल जीएसटी पूछे तो आप कहेंगे 246A। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, ये चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 165। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सबसे बड़ा वकील, इसको कह सकते हैं आप, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल के। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। बात करते हैं दोस्तों महान्यायवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। महान्यायवादी दोस्तों केंद्र का महान्यायवादी यानी केंद्र सरकार का महान्यायवादी, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आपको याद रखना है ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन? महान्यायवादी। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। ये दोस्तों वर्तमान में कौन है? हमारे महान्यायवादी हैं। इनको आप याद करके रखें। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। बात करते हैं अनुच्छेद 61। मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है तो कमेंट कर बताएं आप, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों ये तो आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। किसको हराकर? यशवंत सिन्हा जी को हराकर। लेकिन आपको कमेंट कर बताना है कि कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है। बात करते हैं अनुच्छेद 72। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है? इसको भी आपको कमेंट में छाप कर बता देना है। चलिए दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति की क्षमादान, जो प्रेसिडेंट है उनके क्षमादान की शक्ति, प्रेसिडेंट के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद 72 में। आपको दोस्तों कमेंट करके ये बताना है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं, ये जवाब आपको बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें 100 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 64 में। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अनुच्छेद 63 इसके अंतर्गत क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 63 में। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद
61। ये मैंने दोस्तों अभी आपको बताया है कि क्या है ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को लेकर। दोस्तों भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हैं, आपको पता है। दोस्तों ये कौन से क्रम के हैं? तो आपको याद रखना ये 14वें क्रम के हैं। कौन से? 14वें क्रम के बने हैं। किसको हराकर बने हैं? मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा इनको हराकर बने हैं। कौन? जगदीप धनखड़ जी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि द्रौपदी मुर्मू जी किसको हराकर राष्ट्रपति बनी हैं, तो आपको याद रख लेना है यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी थी। कौन से क्रम की थी? तो दोस्तों ये 15वें क्रम की थी। इसको आप नोट कर लें। ये दोनों सवाल, ये क्रम आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे। ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 37। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय में अपरिवर्तनीय होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 25, इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों इंसान अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, इसकी फ्रीडम किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। इसके अलावा अनुच्छेद 38 है, इसके अंतर्गत क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इन सारे पॉइंटों को आप नोट कर लें, यकीन माने इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं बनने वाला है। पूरी क्लास को अटेंड करें, अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 है। दोस्तों आपको बता दें बलात् श्रम पर रोक या दोस्तों मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इन सबका उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 25। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाए जो कारखानों हैं उसके अंदर छोटे बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा, निषेध है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24। और मानव अंगों की तस्करी ये दोस्तों 23-24 में इन दोनों का वर्णन किया गया है, इसको भी आप याद रखें। बात करते हैं अनुच्छेद 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इसके अलावा अनुच्छेद 15, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19A, 19(1)A। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या दिया गया है? तो आपको याद रखना है जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों इसको भी आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख है? उपाधियों का अंत, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों क्या कहा गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इनको भी आप नोट कर लें। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 15 इससे क्या है दोस्तों? किसी को रंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? दोस्तों भाषाओं से संबंधित जितने सवाल बनते हैं वो मैं आपको सारे नोट कराने वाला हूं, बहुत सटीकता से आप इसको नोट करेंगे। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 99वें संविधान संशोधन के द्वारा?
चारों संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे संविधान में 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया तो आपको नोट करके रखना है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों हमारा फिर होता है 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों कितनी भाषाएं होंगी? 15। फिर दोस्तों 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो भाषाएं कौन सी है? नमक, यानी कि दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और एक कोंकणी। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15 3 18 भाषाएं हो गई। फिर दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और लास्ट कौन सी है? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को दोस्तों कब जोड़ा गया? ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं हो जाती हैं। और दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो आपको याद रखना है, संघ की राजभाषा, इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट कर कर बताएं विश्व हिंदी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों ये 99वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको गैर संवैधानिक करार दिया गया। वह कौन सा संविधान संशोधन है? 99वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये सब वे सवाल हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों ऐसे सवाल पढ़िए जो परीक्षाओं में आते हैं, फालतू का दोस्तों पढ़ने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों ये सवाल परीक्षाओं में 20 बार रिपीट हुआ होगा। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161। ये चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, इसको आप नोट करके रखें। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 213। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 213 के अंदर दोस्तों क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रपति के अध्यादेश, दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 153 इसके अंतर्गत दोस्तों क्या कहा गया है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल का क्षमादान। जो दोस्तों राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को दोस्तों क्षमा नहीं कर सकता है, इस बात को भी आप याद रखें। मृत्युदंड दोस्तों राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंतर्गत है? मैंने अभी आपको बताया है, कमेंट में छाप दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला सवाल कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ से 3 से 4 सवाल बताऊंगा अति महत्वपूर्ण वाले। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद होगा ये राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये दोनों लोग एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, इनको आप याद रखें। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, इसको कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष।
ज्वाइंट सिटिंग, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 108 में। दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों लोग एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों संयुक्त बैठक, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों जो ज्वाइंट सिटिंग है इसमें कौन भाग नहीं लेता? उपराष्ट्रपति इसके अंतर्गत भाग नहीं लेता है। और ज्वाइंट सिटिंग, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद करके रखना है, अनुच्छेद 108। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको दोस्तों बजट बोल सकते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। शपथ का उल्लेख दोस्तों किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको याद करके रखना है, इसका उल्लेख ये दोस्तों तीसरी अनुसूची में किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 3। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां मैं आपको नोट करा देता हूं, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है। अनुसूची 1, इसके अंदर क्या है? संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य, इसका उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में। इसके अलावा अनुसूची 2 में क्या है? पेंशन, वेतन, भत्ते। अगर आपसे कह दिया जाए पेंशन हो गया, वेतन भत्ते हो गए, ये सब, इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुसूची 2 में। शपथ का उल्लेख किसमें? अनुसूची 3 में। दोस्तों अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किस अनुसूची में? अनुसूची 4। अगर आपसे कह दिया जाए अनुसूची 5, अनुसूची 5 में क्या है? शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया, इसका उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 5। और दोस्तों अनुसूची 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो आप रट डालें। इसके अंदर 4 राज्यों का वर्णन है। कौन कौन से? असम, और कौन सा दोस्तों? त्रिपुरा। इसके अलावा और क्या है? मेघालय। इसके अलावा क्या है? मिजोरम। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 6। और दोस्तों अनुसूची 7, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो आपको याद रखना है, संघ, राज्य एवं संवर्धित सूची। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब साथ में आते हैं। और अनुसूची 8, इसके अंदर दोस्तों क्या है? भाषाओं का प्रावधान है। भाषाओं का प्रावधान किसके अंतर्गत है? अनुसूची 8 में। अनुसूची दोस्तों 9, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ उसको, मैं आप सुन लीजिएगा। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है पहला संविधान संशोधन। और लास्ट अनुसूची बचती है अनुसूची 10, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख है? 52वां संविधान संशोधन, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको 10 अनुसूचियां नोट करा दी, इनको आप नोट कर लें और इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं परीक्षा से पहले। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 103वां संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें और लिख के रख लें, परीक्षा में छपेगा आने वाले परीक्षाओं में। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन में कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? ये दोस्तों 2022 में संशोधन किया गया है इसको। अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 17(6) या ए और बी दोनों। तो आपको नोट करके रखना है 103वां संविधान संशोधन है, इसमें कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ये 15(6) और 16(6) ये दोनों जोड़े गए हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये संबंधित किससे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधित है। उनको 10% का आरक्षण, आपको याद होगा। बात करते हैं दोस्तों 104वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? ये SC ST से दोस्तों संबंधित है। इनको दोस्तों इनकी सीटों का रिजर्वेशन ये SC ST से संबंधित है, 104वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 102वां संविधान संशोधन ये दोस्तों OBC से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको भी आप नोट कर लें। ये चारों संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है। 103वां कौन सा है? EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 10% का आरक्षण। और दोस्तों 104वां संविधान संशोधन कौन सा है? SC ST सीटों का रिजर्वेशन। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? OBC पिछड़ा वर्ग आयोग। इन सारे सवालों को आप रट डालें, कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला सवाल कहता है कि सीएजी का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 280। ये चारों अनुच्छेद मैं बताने वाला हूं आपको। सीएजी यानी कि दोस्तों कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेखा महानियंत्रक परीक्षक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 148। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये दोस्तों वर्तमान में हमारे सीएजी हैं। और दोस्तों पहले कौन थे? फर्स्ट नरहरि राव। नरहरि राव ये दोस्तों पहले सीएजी थे। और दोस्तों अभी आपको मैंने बताया सीएजी का उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 148 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले रहे सीजीए लेखा महानियंत्रक, इनका उल्लेख दोस्तों किसके अंतर्गत है? ये आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं अनुच्छेद 263, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे लिखिएगा दोस्तों इसको आप। क्या है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद। दोस्तों अंतर्राज्यीय है ना कि राष्ट्रीय। अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद, इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 263। और दोस्तों अनुच्छेद 265 इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? चलिए इसको छोड़िए आप। अनुच्छेद 280 ये महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? वित्त आयोग। वित्त आयोग इसका उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280। मैंने आपसे पूछा है भारत की सीजीए, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? आप याद रखिएगा इनका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और वर्तमान में कौन है? भारती दास। कौन है? भारती दास। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1976, 1992, 2002, 2003। इस सवाल के ऊपर भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालें, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल होगा। 89वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको याद रखना वर्ष 2003। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करते हैं 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख है। इसके बाद होता है 89वां संविधान संशोधन 2002 और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बन जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। और इसका उल्लेख किसके अंतर्गत कर दिया गया? अनुच्छेद 338A। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 338 है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338A। दोनों बातें आप याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 215। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो आपको पता है अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 155 के तहत करने वाला है, इसको आप याद रखें। दोस्तों अनुच्छेद 153 क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ये भी मैंने आपको नोट कराया है। दोस्तों ये सारे सवाल मैंने आपको नोट करा दिए हैं। और दोस्तों 215 ये दोस्तों क्या है? तो आपको याद रखना है जो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 215। और हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 214 में। दोस्तों मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनसे संबंधित आर्टिकल नहीं नोट कराए, इनको भी आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। जैसे कि 124 ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 124 है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? 129 में अभिलेख न्यायालय है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 124 है। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा जाए कि
और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इस बात को भी आप याद रखें। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 6 प्रकार की। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 226। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करेगा कौन? हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों नाम का मैंने टॉप 100 रखा था, लेकिन आज मैंने आपको कम से कम 200 से 250 सवाल बताए हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, बस एक बार इस वीडियो को आप देख कर जाएं। पॉलिटी का एक सवाल गलत नहीं होगा। आपकी एग्जाम के अंदर सारे ऐसे सवाल लाए गए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों सपोर्ट बनाकर रखिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।